हेलो फ्रेंड्स, a warm वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर। दिस इज अखिलेश कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र। यह टॉपिक है आपका कक्षा 12 का फिजिक्स से उठाया गया है और इसके पहले के टॉपिकों के बारे में हम लोग अच्छी तरह से अध्ययन कर चुके हैं। तो आज जो अपना टॉपिक था वो था गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र। चलिए बिना किसी देरी के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आपसे एक निवेदन, यदि आप सब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो जाए आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें पढ़ना है गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र। तो आप लोग आवेश के बारे में पढ़ चुके हैं, गतिमान आवेश के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र के बारे में आपने अभी तक अध्ययन नहीं किया है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। पहली हेडिंग आपकी रहेगी चुंबकीय क्षेत्र। इसमें आप ये बताएंगे कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र या किसी चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक किसी दूसरे चुंबक को लाए जाने पर उस दूसरे चुंबक में आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जा सके, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्या बताएंगे? किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक किसी दूसरे चुंबक को लाए जाने पर उसके दूसरे चुंबक के ऊपर आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जा सके, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो ये हो गया आपका चुंबकीय क्षेत्र। अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर ओस्टर्ड का प्रयोग, वैज्ञानिक ओस्टर्ड का प्रयोग। ओस्टर्ड नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। आपने पढ़ा चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक किसी दूसरे चुंबक को लाए जाने पर उस दूसरे चुंबक में आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव हो, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। और ओस्टर्ड के प्रयोग में ओस्टर्ड ने अपने प्रयोग के माध्यम से यह बताया कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और अब हम लोग पढ़ते हैं कि धारावाही चालक में यदि हम लोग जब धारा प्रवाहित करते हैं यानी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, आप हेडिंग लिखिए और इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे कि धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, और इसे ही बोला जाता है बायो सेवर्ट का नियम। धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और इसी को हम लोग बोलते हैं बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट का नियम ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे से आपके समझ में आ जाएगा। ओस्टर्ड ने ये प्रयोग में अपने ये बताकर छोड़ दिया कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब आप लोग पढ़ेंगे कि जो धारावाही चालक होता है उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसके बारे में, और इसे ही बोला जाता है बायो सेवर्ट का नियम। तो इसमें आप बताएंगे बायो सेवर्ट के नियम अनुसार किसी चालक तार में जो प्रवाहित धारा होती है, किसी चालक तार के चारों ओर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है वो निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। आप क्या बताएंगे? बायो सेवर्ट के नियमानुसार, बायो सेवर्ट के नियमानुसार किसी चालक में किसी चालक के चारों ओर उत्पन्न या आप बताएंगे कि किसी चालक बायो सेवर्ट के नियमानुसार किसी धारावाही चालक के चारों ओर, यहाँ पर आप धारावाही लिख दीजिएगा क्योंकि हम लोग धारावाही चालक का अध्ययन कर रहे हैं, के चारों ओर उत्पन्न
चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। कौन कौन से कारक हैं? देखिए, निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। कौन कौन से कारक हैं? देखिए, मान लीजिए कि ये कोई चालक तार है, इस चालक तार से r दूरी पर कोई बिंदु P है और इस चालक तार में I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक तार से r बिंदु पर, r दूरी पर कोई बिंदु P है और चालक तार तथा इस बिंदु के बीच जो कोण है वो बन रहा है, मान लीजिए आपका थीटा। आप क्या मानेंगे कि जो कोण बन रहा है वो थीटा बन रहा है। I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो इसके अनुसार आप यहां पर लेंगे एक अति अल्प लंबाई dl, एक छोटी सी लंबाई dl लेंगे। सबसे पहले उसके कारण हम लोग इस चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कर लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग इस संपूर्ण तार के लिए, मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं इस चालक तार की अति अल्प लंबाई dl है, तो dl के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बताया जा रहा है। बायो सेवर्ट के नियमानुसार किसी धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। कौन कौन से कारक हैं? अति अल्प के लिए हम लोग ले रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे कि dB अनुक्रमानुपाती होता है चालक में बहने वाली धारा के, ये आपका समीकरण 1। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है अति अल्प लंबाई के, समीकरण 2। तीसरा, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है उस बिंदु के जहां पर हमें निकालना है चालक तार से उस बिंदु तक के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप बताएंगे इस प्रकार कि जो चालक तार से लेकर बिंदु P तक की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, समीकरण नंबर 3। और चौथे में आप बताएंगे चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो इन चालक तार और बिंदु P के बीच बने कोण के ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, ये आपका समीकरण नंबर 4 हो गया। इन चारों कारकों पर निर्भर कर रहा है। अब इन समीकरणों में हम लोग क्या करेंगे? उपरोक्त नियमों से सभी नियमों को हम लोग क्या करेंगे? मिला देंगे। उपरोक्त नियमों से आपको यह प्राप्त होगा कि जो आपका dB है वो अनुक्रमानुपाती है I dl साइन थीटा अपान r स्क्वायर। I dl साइन थीटा अपान r स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। देखिए, जब हम लोग इस प्रोपोर्शनल को हटा देते हैं तो हमारे पास मिलता है dB बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई I dl साइन थीटा अपान r स्क्वायर। ये हमें फार्मूला प्राप्त हो जाता है dB बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई I dl साइन थीटा अपान r स्क्वायर। बताइए, इतना आपके समझ में आया? तो आप बताएंगे कि जहां म्यू नॉट अपान 4 पाई एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, ये क्या है? म्यू नॉट अपान 4 पाई अनुक्रमानुपाती नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है और इसका जो मान होता है वो होता है, इधर देखिए, म्यू नॉट अपान 4 पाई इज इक्वल टू 10 की घात माइनस 7 हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। 10 की घात माइनस 7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है इसका मान। तो यहां से आपको ये फार्मूला प्राप्त हो गया और ये पूरा का पूरा सूत्र में लिख देना है जब आपसे पूछा जाए कि धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र या ओस्टेड का प्रयोग बताइए, तब इसको आप बताएंगे। और इसी को हमें पूछा जाता है वेक्टर फॉर्म में। देखिए, सदिश रूप में क्या आता है? इन वेक्टर फॉर्म सदिश रूप में आप लिखेंगे dB वेक्टर बराबर, इधर ध्यान दीजिएगा आप लोग, dB वेक्टर बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू I dl वेक्टर साइन थीटा, I dl वेक्टर
साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, आइडियल वेक्टर साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, ये हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में इसका फार्मूला। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसके बाद सीखते हैं कि म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में संबंध, रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं म्यू नॉट तथा एप्सिलॉन नॉट में संबंध। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं म्यू नॉट तथा एप्सिलॉन नॉट में संबंध। इसका रिलेशन किस प्रकार से निकाला जाता है, देखिए म्यू नॉट तथा एप्सिलॉन नॉट में संबंध। तो आप लोग जानते हैं म्यू नॉट अपान 4 पाई बराबर क्या होता है, बताइए। आप यहां लिखेंगे वी नो दैट म्यू नॉट अपान 4 पाई इज इक्वल टू 10 की घात -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। तथा आप लोग जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, बताइए जल्दी से। तो 9 गुणे 10 की घात 9। आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। कितना हो गया, ये आपका समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 भागे समीकरण 2 आप करेंगे ऐसे। देखिए समीकरण नंबर 1 को समीकरण नंबर 2 से भाग देने पर भाग दीजिए। देखिए म्यू नॉट अपान 4 पाई अपान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 10 की घात -7 बटे 9 गुणे 10 की घात 9। ये आपका इसमें आएगा तो आपका बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट अपान 4 पाई बराबर, इस चीज को आप क्या कीजिए, देखिए 10 की घात -7 है, ये नीचे आएगा तो 10 की घात +7 बनेगा। 1 बटे 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 10 की घात 7, ये आपका यहां आ गया। और अब क्या करना है, देखिए 4 पाई से 4 पाई आपका कैंसिल हुआ, आपके पास बचा है म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट बराबर 1 बटे 9 गुणे 10 की घात 9 और 7 हो जाएगा 16। यहां पर आप लिखेंगे म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर 1 बटे, इसे लिखेंगे 3 गुणे 10 की घात 8 का होल स्क्वायर। देखिए 3 त्रिक का 9 और गुणा के घात के ऊपर घात है तो घात घात का गुणा, और 3 गुणे 10 की घात 8 का होल स्क्वायर, यही चीज लिखा हुआ है। म्यू नॉट अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर 1 बटे आपका हो जाएगा सी स्क्वायर, क्योंकि ये है आपकी प्रकाश की चाल। इस सी स्क्वायर को यहां लाइए, इसको यहां भेजिए। सी स्क्वायर बराबर होगा 1 बटे म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। यहां से आप इसको हटाएंगे स्क्वायर तो इस पर रूट लगेगा, 1 बटे म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, और c बराबर 1 बटे हो जाएगा आपका म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये है आपका संबंध, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में संबंध। c बराबर 1 बटे √ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो आई थिंक आपको ये म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में रिलेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले म्यू नॉट अपान 4 पाई का मान लिखना है और 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान लिखना है। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दे देना है और भाग करके ये जो 7 है माइनस में, इसको नीचे लाएंगे प्लस में बनेगा, दोनों को मिला देना है और यहाँ पर घात 2 कर देना है। सी स्क्वायर हो जाएगा, सी को इधर लाइए, यहाँ से स्क्वायर हटाइए, रूट लगेगा, आपका आ गया सी बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है, 2 टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए हैं। तो अब हम लोग आगे जो पढ़ेंगे वो आपका होगा एक अलग से टॉपिक, जिसमें होगा धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। तो आई थिंक आप सबको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और सीखेंगे कि धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय।